नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल की नई पीढ़ी बहुत ज्यादा मॉडर्न है, अपने फैसले खुद लेती है। इनको जेन अल्फा कहा जाता है, जो कि अपने खरीदारी के फैसले भी खुद ही लेते हैं। अब इन बच्चों की जो नई पीढ़ी है, उनके भविष्य की प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर उनकी प्लानिंग भी कुछ अलग तरीके की होगी। तो हम आज बात करेंगे, चर्चा खास करेंगे नई पीढ़ी की नई प्लानिंग कैसी हो। जो मिलेनियल्स के लिए, मिलेनियल जब बच्चे थे, जब उनके लिए प्लानिंग की जाती थी, उससे अलग ये जेन अल्फा या जेन जी की प्लानिंग कैसे होती है, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ हैं। प्रबलीन और पूजा, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। खास चर्चा आज बच्चों के लिए निवेश प्लानिंग की हम करेंगे, और उसमें भी बच्चे वैसे वाले जो कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है। और कहा जाता है ना थोड़ा सा मजाक में कि बच्चे तो स्मार्टफोन लेकर ही पैदा होते हैं आजकल के, कि उन्हें सब कुछ मालूम है। क्योंकि ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है, ज़माना ही डिजिटल हो गया है, इसलिए प्लानिंग भी कुछ अलग होनी चाहिए। तो प्रबलीन, हम जिन बच्चों की नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ये जेन जी क्या है, ज़रा पहले इसको डिकोड कीजिए। या इनफैक्ट जेन जी से पहले मैं जेन अल्फा के बारे में जानना चाहूँगी, जो बिल्कुल नई नवेली पीढ़ी है। जी। नमस्कार स्वाति जी। बिल्कुल, आई थिंक जितनी रफ्तार से जनरेशन गैप बढ़ रहा है, हम ये कैटेगराइजेशन देखते हैं जो एक 10 से 15 साल के एज ब्रैकेट्स को एक तरीके के कैटेगराइजेशन में डालता है। उनके कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं। और जो जेन जी, अगर हम से शुरुआत करें, तो ये वो बच्चे हैं जिनका जन्म करीबन लेट 90s में हुआ, 1997 के बाद, और इनका कंटिन्यूटी रहती है करीबन 2011-12 तक। तो इन सालों में जितने बच्चों का बर्थ हुआ, हम उनको जेन जी बोलते हैं। और अब जो 2010 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी जो सारी स्कूल गोइंग है इस टाइम पे, उनको हम जेन अल्फा बोलते हैं। और जेन अल्फा डेफिनेटली और आगे और एडवांस्ड कैटेगरी है, बिकॉज लिटरली आई थिंक, जैसे आपने बोला, वो बच्चे हैं जो जिनके अराउंड टेक्नोलॉजी का अबंडेंस रहा है राइट फ्रॉम देयर बर्थ। हमने स्मार्टफोन्स देखे हैं। आई थिंक ये बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी savvy हैं। इनके पास सारी एमिनिटीज है। आप चाहे स्मार्ट टीवीज ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करिए, टू एवरीथिंग दे नो सो मच। आज के ये बहुत छोटे, जबकि इनकी एज ग्रुप है, तो डेफिनेटली इन बच्चों की प्लानिंग बहुत डिफरेंट होगी। जो हम जेन जी बोलते हैं, उसमें तो भी हम देखते हैं थोड़े से 90s और 2000 के, क्योंकि पैदाइश वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो भी वो थोड़ा सा दौर देखा है जब टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा नहीं थी। सो वहां पे एक हल्का सा ठहराव है इन चीजों को लेके। बट आई थिंक इन दोनों जनरेशन्स को अगर हम कंबाइन करके देखें, तो आज की जो पीढ़ी है, डेफिनेटली ये बहुत एडवांस्ड है। और इनकी प्लानिंग वो माँ बाप कर रहे हैं जो खुद मिलेनियल्स हैं या बेबी बूमर्स हैं। सो डेफिनेटली और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। आई थिंक क्लैरिटी ऑफ थॉट इन बच्चों में बहुत ज्यादा है। और एस्पिरेशनल जो हम एक वर्ल्ड देख रहे हैं स्वाति जी, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज इन बच्चों के पास ऑलरेडी अबंडेंस ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स है, जो डेफिनेटली पिछली पीढ़ियों में हमने नहीं देखा था। बिल्कुल पूजा, वही जो जेन जी है जिसकी हमने थोड़ी जिक्र किया है, ये वो बच्चे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि इनमें आधे वैसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, टीनेजर, और कुछ बच्चे प्री टीन्स में भी, और कुछ बच्चे ऑलरेडी 18 साल के ऊपर हो चुके हैं और नौकरी शुरू कर चुके हैं। इसलिए हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने अभी नौकरी की शुरुआत नहीं किया, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जेन जी की खासियत क्या है, ये जेन अल्फा से अलग कैसे हैं? एक पीढ़ी थोड़ा पुराने ज़रूर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये भी नए हैं, और मोस्टली हमने देखा है कि अपने फैसले ये भी खुद ही लेते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्वाति। आई थिंक जैसे प्रबलीन जी ने काफी विस्तार में अच्छे से जेन जी और जेन अल्फा, जो ये जनरेशन है, नॉर्मली हम मिलेनियल की ही बात करते हैं, लेकिन हम अभी भी भूल जाते हैं कि अब हम जेन जी से भी आगे बढ़ के जेन अल्फा की जनरेशन में पहुंच गए हैं। आई थिंक कोविड के बाद बहुत लोगों ने डिजिटलाइजेशन को तो अपना लिया है, लेकिन जो बच्चे हैं, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने मतलब 2010 के बाद जो जेन अल्फा है, उन्होंने
स्कूलिंग में ही अगर हम देखें आजकल आप टैबलेट्स पे ही उन्हें सिखाते हैं, जूम मीटिंग्स पे काफी उनके रिविजन्स होते हैं। एआई का जो हम आजकल दौर देख रहे हैं, बच्चों को वो भी उस चीज का भी काफी एक्सपोजर है। तो जब हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, जैसे आपने मुझे कहा कि जेन जी में आधे से ज्यादा वर्किंग एज तक पहुंच गए, कुछ लोग 18 के अंदर हैं, जो लेट 2010-12 के आसपास है, लेकिन जो लेट 1997-2000 के आसपास की जो जनरेशन है वो एक कमाई की स्टेज पर पहुंच गई है। तो जब हम उसको कमाई के साथ जोड़े ना स्वाति, तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, इन्हें एप्स भी पता है। ये जो DIY का हम जो जमाना कहते हैं, मुझे लगता है कि जितना हम मिलेनियल्स को कहते थे स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट योर प्लानिंग व्हेन द डे यू स्टार्ट योर सैलरी और द फर्स्ट जॉब, ये जनरेशन मेरे ख्याल से पॉकेट मनी से ही अपनी प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं। मैं खुद देख रही हूँ कि काफी इन्वेस्टर्स आते हैं जो माइनर हैं, अब तक 18 नहीं है, लेकिन 15 के बाद ही, क्योंकि ये एक जेन अल्फा में है, ये चाहते हैं कि इनकी ऑलरेडी एक SIP शुरू हो, इन्हें भी इतने ज्यादा एस्पिरेशंस है, जैसे आपने सही कहा। सो डेफिनेटली जो वर्ड ऑफ माउथ है वो पहुंच गया है डिजिटलाइजेशन के, और इस तरीके जो माध्यम है आपके द्वारा जो हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, काफी लोगों को काफी कुछ पता है। मतलब मुझे लगता है SIP एक ऐसी चीज थी जो हमें बहुत कहना पड़ता था लोगों को, अब तो बच्चों को भी पता है कि SIP क्या है। बिल्कुल, बच्चों को भी सब नॉलेज है, और अच्छी बात है कि अभी से छोटे बन से ही बच्चों में फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गई है, और यही खासियत है डिजिटल अवेयरनेस की। इसके बहुत फायदे हैं, कुछ डाउन साइड्स भी हैं जिससे हमें थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें तो फ़ायदे ही फ़ायदे। अब ये तो हमने समझ लिया कि किन पीढ़ी की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं बच्चों की भविष्य की प्लानिंग की। उसमें पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ऐसा मील का पत्थर है जो हर एक बच्चे की ज़िंदगी में आता है। और प्रबलीन, जिस तरीके से हमने देखा कि बच्चों की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, जितने भी माता पिता इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा करके रखनी पड़ती है बच्चे की पढ़ाई के लिए। जरा समझाइए किस तरीके से महंगी हो रही है पढ़ाई। बिल्कुल स्वाति जी, आई थिंक जिस रफ्तार से इन बच्चों का एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की तरफ, उस ज्यादा रफ्तार से मेरे ख्याल से महंगाई बढ़ रही है। इन बच्चों की एजुकेशन को जो पेरेंट्स को कोप अप करना होगा। अगर हम पिछले 10-12 साल में देखें तो हमने देखा है कि जो एक CPI इन्फ्लेशन है वो इंडिया में करीबन 6% की हम महंगाई पे एस्टिमेट्स लेके चलते हैं कि रही है। वहीं एजुकेशन इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रही है, 11 से 12%, विच इज वेरी हाई। बिकॉज जो हमारे एक कन्वेंशनल, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, एक सोच के साथ चले, तो 11-12% की इन्फ्लेशन एक ऐसा नंबर है जो अक्सर हम सोचते ही नहीं है। क्योंकि जो पेरेंट्स इनकी प्लानिंग कर रहे हैं, मिलेनियल्स हो गए और जेन एक्स हो गए, उनका वो दौर था जब कॉलेज पहुंच गए तो जो 4-5-6 हजार की एनुअल फीस लगी वो माँ बाप ने अपनी रेगुलर इनकम से ही दे दी। कोई अलग से बहुत ज्यादा प्लानिंग उनके दौर में हुई नहीं है। सो इट इज डेफिनेटली अ चैलेंज, और यहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आता है। और इसीलिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है बच्चों के लिए, एजुकेशन प्लानिंग की शुरुआत जल्द से जल्द करने की जरूरत है। अगर हम IIM अहमदाबाद की बात करें तो वहां पे 12% की फीसदी से पिछले 2 डेकेड्स में उनका जो एनुअल फी है वो इंक्रीज हुआ है। और दूसरे हम प्राइवेट कॉलेजेस को देखें तो वो इसी के अराउंड है। और इसके साथ साथ स्वाति जी, जो दूसरा ट्रेंड है हमने देखा है दैट नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया के बाहर भी ये बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने जाते हैं। एंड अगर हम लास्ट ईयर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके फिगर्स देखें तो 2022 में करीबन 13.5 लाख स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर पढ़ रहे थे, और इस साल जनवरी तक करीबन 15 लाख स्टूडेंट्स। सो वहां पे एक एडिशनल बर्डन आ सकता है क्योंकि करेंसी को देखना पड़ता है। महंगाई एजुकेशन इन्फ्लेशन की बाहर भी बहुत है, करीबन 8% अगर हम US की बात करें। तो अगर एक हम नॉमिनल फिगर आज लेके चले कि आप अपने बच्चे को कॉलेज में डालना चाहते हैं जहां 40 लाख का आपका मान लीजिए 4 साल का खर्चा है और बच्चा 3 साल का है, तो ये फिगर स्वाति जी इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स जब तक बच्चा 18 साल का होगा करीबन 1 करोड़ 67 लाख के करीब पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने क्या एसेट क्लास चुना।
अगर आप 12% के इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आप 7% के प्रोडक्ट पे अगर चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। सो इक्विटीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो एजुकेशन की है उसके लिए एक तरीके से एक ऑप्शन नहीं बचा है, एक कंपल्शन है कि दैट इज द ओनली रूट जो पेरेंट्स को लेने का मेरे ख्याल से एक अच्छा रूट है जो उनको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, आपने जिस तरीके से बताया कि पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ 11% ही औसतन एजुकेशन इन्फ्लेशन है। मतलब जो महंगाई पढ़ाई पर भारी पड़ती है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम निवेश के साथ साथ बच्चों के सुरक्षा घेरे की भी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस प्लान का बार बार जिक्र आता है। कई जो अभिभावक हैं हमसे पूछते हैं, पूजा क्या बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान मौजूद है? क्या किसी तरीके का इंश्योरेंस प्लान बच्चों के लिए लेना चाहिए? उसकी क्या खासियत है? जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आई थिंक जहां प्रवीण जी ने कहा मैं वहीं से उसको कंटिन्यू करूंगी कि जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं स्पेसिफिकली इस गोल के लिए, वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो उसको बीट करने के लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी ढूंढने हैं ना, वो इस तरीके से ढूंढने हैं जिसमें आपको रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करने वाले मिलते हैं। काफी टाइम जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्योंकि अवेलेबल ऑप्शंस में हमारे पास इंश्योरेंस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे हम काफी सारे सुनते हैं चाइल्ड प्लान्स, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान्स में भी काफी कैटेगरीज है। चाइल्ड एंडोमेंट प्लान्स आ जाते हैं, चाइल्ड यूलिप प्लान्स आ जाते हैं, चाइल्ड मनी बैक प्लान्स आ जाते हैं। क्या होता है, काफी टाइम इन प्लान्स के चक्कर में इनके जो नाम होते हैं, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इस तरीके से काफी लोग इस प्लान को इंड्योर हो जाते हैं। एंड फिर जब हम रिटर्न्स देखते हैं तो हमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिलते हैं। एंड टेक्निकली हम जब टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस नॉर्मली एक उन लोगों को लेनी चाहिए जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है। बच्चों की टर्म इंश्योरेंस की एज सच कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन काफी टाइम इस प्लान्स में बच्चों की इंश्योरेंस होती है, जिस वजह से इसके चार्जेस बढ़ जाते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह जो हम कहते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में होता है। और जो इन्वेस्टमेंट भी है, अगर एक ट्रेडिशनल प्लान है तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 6-7% के आसपास रिटर्न मिलेगा देखने को। जो यूलिप प्लान है, जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं एक्विटी में निवेश करने के लिए, डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस में निवेश करने के लिए, जहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उसमें भी काफी टाइम कंफ्यूजन होता है कि किन ऑप्शंस को चूज करना, क्योंकि उसमें भी एक्विटी, हाइब्रिड, गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको क्लैरिटी है कि समझो आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है, छोटा सा 5-10 साल के आसपास का प्लान है, नॉर्मली इस तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स आते ही हैं 10 साल 15 साल की टेन्योर को लेके, जैसे यूलिप प्लान्स हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा टैक्सेस, एट द सेम टाइम ज्यादा चार्जेस, ये सब देखते हुए पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कितना मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं इसको एकदम शॉर्ट में अगर कहूँ तो इस तरीके से प्लान करें कि आप जो पेरेंट है उसकी टर्म इंश्योरेंस काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिन बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, जिन बच्चों के फ्यूचर गोल्स के लिए पैसे आप जमा कर रहे हैं, आप SIP कर रहे हैं, आपकी खुद की इंश्योरेंस अगर नहीं होगी तो बच्चों की सारी एजुकेशन प्लानिंग है। सो इंश्योरेंस, एडिक्वेट इंश्योरेंस में कहूंगी टिल द चाइल्ड इज 25 और 30, आपकी इंश्योरेंस एडिक्वेट होनी चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से आप मेजर 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आप एक्विटी को ही आप ज्यादा चूज करें, एक डाइवर्सिफाइड एक्विटी पोर्टफोलियो बनाइए। तो 80% आप एक्विटी पोर्टफोलियो को कह रही है पूजा, और इंश्योरेंस का सुरक्षा घेरा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की क्योंकि यहाँ पर बात हुई है, स्कीम्स और योजनाएं बहुत सारी है चिल्ड्रन स्पेसिफिक, उसमें जो फिक्स्ड इनकम में या स्मॉल सेविंग में अगर कहें तो बहुत ही एक फेवरेट जो सबकी पसंदीदा जो स्कीम है वो सुकन्या समृद्धि योजना है। इसमें भी निवेश के फायदे हम जानेंगे। बच्चों के लिए स्पेशली चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी आते हैं, और खुद बच्चे क्या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। नई पीढ़ी नई प्लानिंग, इस पर करें खास चर्चा। प्रवीण बाजपेयी, पूजा भिंडे हमारे साथ है। प्रवीण, सुकन्या समृद्धि योजना काफी प्रचलित योजना है, काफी आकर्षक ब्याज दर भी इस पर है। बेटियों के लिए ये इस खास योजना में
क्या है खासियत? बिल्कुल स्वाति जी, जैसे आपने बोला, एक तो एज इंडियंस आई थिंक जो इन्वेस्टर्स भी हैं, हमें फिक्स्ड इनकम का कोई भी प्रोडक्ट होता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट बैक्ड होता है, उसकी तरफ एक स्पेशल आकर्षण होता है। और सुकन्या समृद्धि योजना डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां आप साल के 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए। 18 ईयर्स पे आप पार्शल विड्रॉल करना शुरू कर सकते हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है। एंड वैसे इस जो प्रोडक्ट है, इसका टेन्योर 21 ईयर्स होता है। तो एक बहुत अच्छा फिक्स्ड इनकम आपका पोर्टफोलियो यहाँ क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे 8% के हमें रिटर्न्स मिलते हैं, और ये एग्जेम्प्ट स्टेटस में आ जाता है, तो आप एटीसी में भी अवेल कर सकते हैं, और आपके जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। बट यहाँ पे ये जैसे अभी पूजा जी ने बोला था कि आपका 80% इक्विटी में होना चाहिए, सो प्रॉब्ली जो रिमेनिंग पार्ट है स्वाति जी, वहीं के लिए इस टाइप के आप प्रोडक्ट को देखिए। और जहां पे जिनके बॉयज हैं और वो सुकन्या समृद्धि में नहीं लगा सकते, वहां मेरे ख्याल से वो इसका ऑल्टरनेटिव पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू देख सकते हैं, जहां ऑब्वियसली 7.1% के अभी रिटर्न्स दिख रहे हैं। बट ये एक छोटा आपका डेफिनेटली फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है फॉर योर गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड के लिए, आपकी बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही बेहतरीन एक योजना है। चिल्ड्रन फंड काफी ज्यादा ये भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। पूजा, क्या खासियत है ऐसे फंड्स की? जी बिल्कुल। देखिए स्वाति, जैसे हमने इक्विटी रूट चूज किया, तो उसके लिए अगर आपको निवेश करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो काफी टाइम कंफ्यूजन होता है। ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है, चिल्ड्रन फंड्स, वो किस तरीके के हैं। तो इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है देन नॉर्मल रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, वो ये है कि इसमें एक लॉक इन आता है 5 साल का, या तो अगर बच्चा 18 साल की एज अटेन करता है, सो विच एवर इज अर्लियर, उतना लॉक इन होता है इस प्रोडक्ट में। एंड ये हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसमें इक्विटी और डेट भी होता है। मिनिमम 65% इक्विटी लेकर चलते हैं, जिसमें ऑप्शंस भी हैं काफी ऐसे एएमसीज, जिसमें एक कंजर्वेटिव प्लान भी होता है, एक अग्रेसिव प्लान भी होता है। अगर मैं कुछ फंड्स यहाँ पे आपको बताऊं, तो 2 ऐसे फंड्स हैं जो मेरे काफी पसंदीदा फंड्स हैं। एक है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, और एक है एचडीएफसी चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और एक डिफरेंस ये है, नॉर्मल रेगुलर फंड में हम नॉर्मली जो एसआईपी करते हैं, हम कर सकते हैं, हमारे पास अगर 15 साल का जो हम टाइम होराइजन लेके चलते हैं, तो हम डेफिनेटली एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन फंड की एक खासियत ये है, एक डिसिप्लिन होता है। काफी टाइम अगर आपको कोई जरूरत आ जाती है और आपको पोर्टफोलियो में से रिडेम्पशन करना है, तो क्योंकि इसमें एक लॉक इन चलता है, और वो बच्चे के लिए आपने एक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू रखी है, आप उसमें से नहीं निकालेंगे। एंड एट द सेम टाइम जब बच्चा मेजॉरिटी अटेन करता है, तब वो जो पैसा है रिडेम्पशन का, वो बच्चे के ही अकाउंट में जाता है। मैं कहूंगी कि जो भी आप शुरुआती तौर पे हैं, अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर आप 25 से 50 लाख के आसपास की राशि इमेजिन अज्यूम करते हैं, जो आपको लगेगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो 15 से 20 साल में जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, आपको 1 से 2 करोड़ की राशि जुटानी होगी एक चिल्ड्रन हायर एजुकेशन कॉर्पस के लिए, जिसके लिए अभी से अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है, तो 20 से 40 हजार प्रति माह की आपको एसआईपी शुरू करनी होगी। तो जब हमारे पास इतना लंबा एक कॉर्पस बनाने के लिए एक अमाउंट है, तो आपको उसको डिवर्सिफाई करना है। आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड रखें आपके पोर्टफोलियो में, और एक आप मिड कैप स्मॉल कैप भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो शॉर्ट टर्म है, तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड या तो कोई फ्लेक्सी कैप का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बच्चों के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, इसकी खासियत है। पर बच्चे भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ये तो माता पिता बच्चों के लिए निवेश करते हैं। प्रबलीन, जैसा हमने शुरुआत में बोला, बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं, टेक्नो सेवी के साथ साथ फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, तो बच्चे म्यूचुअल फंड में निवेश खुद कैसे करें? जी स्वाति जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जब आप एक माइनर हैं, तो वैसे तो किसी भी बच्चे का अकाउंट खुल सकता है अंडर द गार्जियनशिप ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स उसी बच्चे के माइनर अकाउंट से उनके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जो बच्चे के नाम पे ही होते हैं। सो उससे अगेन वो डिसिप्लिन रहता है कि आपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो एजुकेशन प्लानिंग के लिए। और जैसे एसबीआई बैंक है, क्योंकि बहुत पॉपुलर बैंक है, मैं इन्हीं का एग्जांपल देती हूँ। इनके पास 2 स्कीम्स हैं, एक पहला कदम और एक पहली उड़ान।
इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं अपने सेविंग अकाउंट को खोलने के, जहाँ पे ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा होता है से लेकर 10 साल तक वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की गार्जियनशिप में ही करता है, बट कई जगह कई बैंक्स ये ऑप्शन देते हैं कि 10 इयर्स ऑनवर्ड्स 18 इयर्स तक बच्चे काफी हद तक इंडिपेंडेंटली अपने नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं, और उनकी यूनिफॉर्मिटी इन सिग्नेचर होनी चाहिए उन अकाउंट्स को रन करने के लिए, जहां पे एक छोटी लिमिट दी जाती है राशि जो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग पर्सनल फाइनेंस एंड बैंकिंग, स्वाति जी, अगेन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि बच्चों को एक इंडिपेंडेंस मिलती है और एक एक्सपोजर मिलता है टुवर्ड्स बैंकिंग, एंड उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो अंडर गार्जियनशिप होंगे, बिकॉज जो अडल्ट है उनकी केवाईसी होनी चाहिए। सो चाहे आपकी मदर हो चाहे फादर हो, जिनकी केवाईसी है उनके अंडर वो बच्चे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये ओवरऑल एजुकेशन प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स को अपने आई थिंक एजुकेशन प्लानिंग की जो इन्वेस्टमेंट्स है आइडियली बच्चों के अकाउंट से ही लिंक करनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली, जो पूजा जी कह रहे थे, एक डिसिप्लिन आ जाता है, तो यहाँ पे बिना लॉक इन के भी आई थिंक वो डिसिप्लिन आ सकता है। तो उनके पास जो ओपन एंडेड रेगुलर फंड्स हैं उनका भी चॉइस बन जाएगा फॉर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। तो आप पेरेंट्स एज पेरेंट्स बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए खास तौर पर पैसे जमा करना चाहते हैं, अब तो बच्चे भी आपका साथ देते हैं घर का बजट बनाने में, ख़रीदारी करने में, बच्चों की अपनी पूछ होती है, अपनी उनका डिसीजन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना है या एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, तो पूजा कई बार जो अमाउंट है या जो रकम है उसकी कमी हो जाती है, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन लोन लेने का भी, एजुकेशन लोन लेने का है। एजुकेशन लोन कब लिया जाए? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति इस चीज का डिसीजन लेना। आपको बता दूं मैं, जैसे हमने बात की प्लानिंग की, पूरे हमने इसमें डिस्कशन में ये प्लान की कि प्लानिंग 10 से 15 साल, एसआईपी, इन्फ्लेशन, ये सब, लेकिन एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होता है काफी टाइम। ये जो हम बात करें तो जेन अल्फा की बात कर रहे हैं जो अभी से प्लानिंग करेंगे, लेकिन जिन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, और काफी टाइम मिलेनियल्स भी अगर हम देखें या जेनजी भी देखें, वो काफी टाइम लाइफस्टाइल के चलते, खुद की लाइफस्टाइल, खुद की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, इसके लिए उन्हें अपने बच्चों को एक एक्स स्कूल या एक एक्स कॉलेज या एक्स यूनिवर्सिटी में भेजना है, क्योंकि उनकी एक पीयर कंपैरिजन या लाइफस्टाइल है। लेकिन समय की कमी होती है, क्योंकि आप देखें कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको नहीं पता होता है कि वो 10 साल 15 साल बाद क्या होगा। जब बच्चा एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में आता है, मतलब 15 साल का होता है, तो वहां से एक जर्नी शुरू होती है कि मेडिसिन लेना है, एमबीए लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या अब्रॉड जाना है, और यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पेरेंट की भी लिंक होती है। तो देखा जाए से 15 से 24 साल के आसपास की जो उम्र है बच्चों की, 7 से 8 साल का जो पीरियड है, वहां पे आपको एक्चुअल आपकी जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो समझ में आती है। लेकिन इसके डिसीजन हम 15 साल पहले बैठ के नहीं करते। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपने नहीं की है और आप अभी बैठे हैं, वो है एजुकेशन लोन की। अब एजुकेशन लोन के फायदे, सबसे पहले तो जो आपको 80E में बेनिफिट होते हैं, वो इंटरेस्ट रीपेमेंट की आपको बेनिफिट मिलती है, जिसमें मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, और आपको 8 साल तक इसकी बेनिफिट मिलती है। दूसरा, 80C में जो नॉर्मली 1.5 लाख की, आपको उसमें दूसरे ऑप्शन भी है, जिसमें एक और ऑप्शन है ट्यूशन फीस की, जो बच्चे की पढ़ाई के लिए आप उसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम भी है हमारे पास, जो हम नॉर्मली अवॉइड कर लेते हैं। अगर आप फ्यूचर में न्यू टैक्स रेजिम में स्विच कर रहे हैं, तो आपको इन तरीके के डिडक्शन से एग्जेम्पशंस नहीं मिलने वाले हैं। आप अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो ही आप ये डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिडक्शन एक तरह पे है, लेकिन अगर प्लानिंग में कोई गैप है, जैसे आपने कहा अब्रॉड में भी अकोमोडेशन है, लैपटॉप खरीदना है, रहना है, काफी फीस बढ़ जाती है, 2-5 साल का जो पूरा प्लानिंग है, आप डेफिनेटली लोन के सहारे ले सकते हैं। आपको अच्छे रेट्स में लोन मिले, आप कंपैरिजन करें, आप क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, बच्चों को भी एक डिसिप्लिन आ जाएगा आगे जाके, जैसे ही उनकी सैलरी आएगी लोन जी। तो एजुकेशन लोन एक ऐसा तरीका जिसको लेकर आप बच्चों की फीस को फंड कर सकते हैं, और इसमें जैसा बताया पूजा ने, कई टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, बच्चों के लिए कई स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए कई
चिल्ड्रन स्पेसिफिक फंड्स हैं, बच्चे खुद म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, उनका पीपीएफ अकाउंट माइनर का भी खुल सकता है, बच्चे बैंक अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए कोई कमी नहीं है उनके फाइनेंशियल उनके फ्यूचर को सिक्योर करने की। बस कोशिश करना है कि आप अपने माता पिता के साथ बढ़कर आगे अपने फ्यूचर को खुद भी प्लान करें। इसलिए इस पर बातचीत करने के लिए प्रबलीन और पूजा, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।